Hello to all my dear students. Welcome back to our online platform GDBSC classes. आज हम लोग का टॉपिक है बच्चों प्रोटीन टर्नओवर, रेगुलेटिंग प्रोटीन टर्नओवर। प्रोटीन टर्नओवर का रेगुलेशन किस तरह से होता है आज हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। हम लोग की 4th यूनिट चल रही थी। 4th यूनिट में हम लोग ट्रांसलेशन के लेवल पर रेगुलेशन देख रहे थे, उसमें हम लोग देख चुके थे। आज प्रोटीन टर्नओवर में हम लोग देखेंगे किस तरह से उसका रेगुलेशन हो रहा है, प्रोटीन टर्नओवर का रेगुलेशन। तो प्रोटीन टर्नओवर का रेगुलेशन पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा प्रोटीन टर्नओवर के बारे में जान लेते कि प्रोटीन टर्नओवर क्या होता है। प्रोटीन टर्नओवर क्या होता है? In all cell proteins are continuously synthesized and degraded to maintain homeostasis। सभी सेल में क्या होता है, जितनी भी सेल है उनमें प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। हम लोग अभी तक क्या पढ़े, प्रोटीन का फॉर्मेशन पढ़े हैं कि प्रोटीन फॉर्मेशन किस तरह से होता है और उसका डिग्रेडेशन किया जाता है। सेल के अंदर क्या होगा, प्रोटीन का सिंथेसिस होगा कंटिन्यूसली, बट प्रोटीन का हमेशा तो उसका यूज नहीं होगा। एक प्रोटीन बनी है, आपको क्या उसी का यूज होता रहेगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। जब प्रोटीन का क्या किया जाता है, उस प्रोटीन का यूज करने के बाद या जो प्रोटीन वेस्टेज होती है उसका क्या किया जाएगा, डिग्रेडेशन किया जाएगा, उसको डिग्रेडेट किया जाएगा, उसको नष्ट कर दिया जाएगा। सेल के अंदर उसको नष्ट कर दिया जाएगा, तो वही हमारा क्या कहलाएगा, प्रोटीन टर्नओवर। प्रोटीन टर्नओवर रिफर्स टू द कंटिन्यूअल प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस को कंटिन्यूअस बनाना एंड डिग्रेडेशन, उसका क्या करना, डिग्रेडेट करना, उसको नष्ट करना। इट इज द प्रोसेस, इट इज द रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्डर प्रोटीन्स। क्या करेंगे, पुरानी प्रोटीन्स को हटा देंगे, इसको रिप्लेस कर देंगे न्यू प्रोटीन से। एज दे ब्रोकन डाउन विद द सेल, सेल के अंदर उनका क्या होगा, ब्रेक डाउन कर दिया जाएगा और पुरानी सेल्स, पुरानी प्रोटीन्स को रिप्लेस कर दिया जाएगा न्यू प्रोटीन से, ताकि वो अच्छे से फंक्शन कर पाए। गुड हेल्थ एंड नॉर्मल प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के लिए, अच्छी हेल्थ के लिए और नॉर्मल प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के लिए प्रोटीन सिंथेसिस और प्रोटीन का डिग्रेडेशन के बीच बैलेंस होना आवश्यक है। क्या है, प्रोटीन की सिंथेसिस भी हो, जिस प्रोटीन की आवश्यकता है उसका सिंथेसिस भी होना चाहिए, और प्रोटीन का डिग्रेडेशन भी होना चाहिए। जो पुरानी प्रोटीन हो गई, जो ठीक से फंक्शन नहीं कर रही है, उसका डिग्रेडेशन भी होना चाहिए सेल के अंदर। तो उन दोनों के बीच क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। गुड हेल्थ और नॉर्मल प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के लिए प्रोटीन की हाफ लाइफ कई मिनट से कई ईयर्स तक होती है। प्रोटीन की हाफ लाइफ क्या है, कई मिनट से लगाकर अगर कोई प्रोटीन बनी है सेल के अंदर तो वो कई मिनट्स तक या कई वर्षों तक क्या रहेगी, वो जीवित रहेगी। प्रोटीन्स क्या रहेगी, बनी रहेगी सेल के अंदर। हाफ लाइफ क्या है यहाँ पर, प्रोटीन टर्नओवर, जितना भी प्रोटीन का रेट है वो किस रेट से सेल के अंदर बनी रहेगी, वो उसकी हाफ लाइफ कहलाएगी। हाफ लाइफ तक कई ईयर्स तक वो बनी रहती है। जैसे ऑर्निथिन डिकार्बोक्सिलेज, ये क्या है, एक प्रोटीन है जो कि 11 मिनट्स तक ही इसकी हाफ लाइफ है। 11 मिनट्स तक के लिए ये बनती है, इसको बनाया जाता है सेल के अंदर। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। कुल मिला के हम लोगों ने देखा क्या था कि प्रोटीन कैसे बन रही थी, प्रोटीन का रेगुलेशन किस तरह से हो रहा था। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रोटीन बन रही है तो प्रोटीन का क्या, उसको नष्ट भी किया जाएगा, उसका डिग्रेडेशन भी किया जाएगा, और उसकी हाफ लाइफ वो कितने मिनट्स तक या कितने ईयर्स तक वो बनी रहेगी, वो उसकी हाफ लाइफ कहलाएगी। और एक प्रोटीन है यहाँ पर RPS8, ये 3 आवर्स तक सेल के अंदर बनी रहती है। दूसरी है क्रिस्टलाइन आइलैंड्स, ये आइलैंड्स की प्रोटीन है जो कि मोर देन 70 ईयर्स, 70 ईयर्स से भी ज्यादा ये ह्यूमन सेल के अंदर बनी रहती है। ह्यूमन की होल लाइफ, ह्यूमन की जितनी भी लाइफ है उसमें ये बनी रहती है। तो कुछ मिनट से लगाकर कुछ सालों तक जो प्रोटीन बनी रहती है वो उसकी हाफ लाइफ कहलाती है। और प्रोटीन टर्नओवर क्या हो गया, प्रोटीन का रिप्लेसमेंट और प्रोटीन का डिग्रेडेशन और प्रोटीन का रिसिंथेसिस होना, क्या कहलाएगा, प्रोटीन टर्नओवर। प्रोटीन टर्नओवर कहलाएगा। किस तरह, देखिए प्रोटीन किससे मिलकर बनी होती है, अमाइनो एसिड से। हम लोग पढ़ चुके थे, अमाइनो एसिड से मिलकर क्या बना,
प्रोटीन बना, प्रोटीन सिंथेसिस हुआ, प्रोटीन सिंथेसिस। अब प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन बन गई, क्या हो गया, प्रोटीन सिंथेसिस हुआ तो प्रोटीन बन गई। प्रोटीन बनेगी, उसके बाद प्रोटीन का क्या होगा, डिग्रेडेशन, वो तोड़ा जाएगा, डिग्रेडेशन, वो तोड़ा जाएगा और फिर से किस में, किस फॉर्म में आ जाएगा, इस जब प्रोटीन को तोड़ेंगे तो फिर से अमाइनो एसिड्स मिलेंगे, अमाइनो एसिड से प्रोटीन बनेगी और प्रोटीन को तोड़ा जाएगा तो अमाइनो एसिड मिलेंगे। ये साइकिल, ये चेन हमारी क्या कहला रही है, प्रोटीन टर्नओवर। ये क्या है, प्रोटीन टर्नओवर। अब इसको कराने के लिए, प्रोटीन का डिग्रेडेशन कराने के लिए एक प्रोटीन होती है जिसका नाम है यूबिक्यूटिन। यूबिक्यूटिन क्या है, एक स्मॉल प्रोटीन है जो जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स हैं सभी सेल में पाई जाती है। यूबिक्यूटिन एक स्मॉल प्रोटीन है जो सभी यूकैरियोटिक सेल्स में प्रोटीन के डिग्रेडेशन के लिए प्रेजेंट होती है। प्रोटीन का डिग्रेडेशन कराने के लिए यूकैरियोटिक सेल के अंदर एक प्रोटीन प्रेजेंट रहती है जिसको बोलेंगे यूबिक्यूटिन। ये प्रोटीन क्या करेगी, इस प्रोटीन का डिग्रेडेशन करा देगी, फिर से किस फॉर्म में आ जाएंगे, अमाइनो एसिड के फॉर्म में। तो ये किस तरह से आ रहे हैं, इसी को हम लोग को पढ़ना है इस क्लास में। तो इसका रेगुलेशन किस तरह से हो रहा है, टर्नओवर हम लोग समझ गए कि टर्नओवर में क्या हो रहा है, प्रोटीन का डिग्रेडेशन हो रहा है और उसकी रिसिंथेसिस हो रही है। अब इसका रेगुलेशन किस तरह से हो रहा है, सभी सेलुलर स्ट्रक्चर्स एंड मॉलिक्यूल एक सीमित हाफ लाइफ होती है। क्या होती है, सभी का एक टाइम पीरियड होता है, इसी टाइम पे क्या होगी, ये प्रोटीन इतने टाइम तक बनी रहेगी सेल के अंदर। कौन कौन सी प्रोटीन, कुछ एग्जांपल अभी हम लोगों ने देखे। तो सबकी क्या होगी, एक सीमित हाफ लाइफ होगी जो कि फर्दर सिंथेसिस की अब्सेंस में, जो कि फर्दर सिंथेसिस की अब्सेंस में उसमें से हाफ को क्या करेगी, वैनिश कर देगी, उसका नष्ट कर देगी, उसको क्षय कर देगी। होने में लगने वाले समय की मात्रा है, उसको क्षय में कितना टाइम लग रहा है उसकी मात्रा है। किसी भी प्रोटीन की स्टडी स्टेट क्या है, स्टडी स्टेट क्या होती है, स्थिर अवस्था, इसको बोलेंगे स्थिर अवस्था, जहां पर दोनों इक्वल होते हैं। ये क्या होती है, तब प्रेजेंट होती है किसी भी प्रोटीन की। ये वाली स्टेट्स कब प्रेजेंट होगी, जब उसके सिंथेसिस की रेट और उसके डिग्रेडेशन की रेट इक्वल होगी। जब क्या होगी, जब वो प्रोटीन की जो सिंथेसिस है उसकी रेट किस रेट से बन रही है और डिग्रेडेशन की रेट किस रेट से वो टूट रही है, उस दोनों की रेट क्या कहलाएगी, स्टेडी स्टेट। प्रोटीन की क्या बोलेंगे, उसको स्टेडी स्टेट बोलेंगे, स्थिर अवस्था बोलेंगे। और ये इसमें उतार चढ़ाव भी हो सकता है, ये ऊपर नीचे भी हो सकती है, मतलब कि सिंथेसिस की रेट ज्यादा है और डिग्रेडेशन की कम है, या डिग्रेडेशन की ज्यादा है और सिंथेसिस की कम है, तो इसमें उतार चढ़ाव भी हो सकता है। मोस्टली हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पर, स्टेडी स्टेट में क्या होगा, सिंथेसिस की दर और डिग्रेडेशन की दर दोनों ही क्या होंगी, बराबर होंगी। डिफरेंट प्रोटीन्स की हाफ लाइफ उनके स्ट्रक्चरल मेकअप के लिए सहज अपेयर होती है। डिफरेंट प्रोटीन्स की जो हाफ लाइफ है उनमें क्या होगा, स्ट्रक्चरल मेकअप। स्ट्रक्चरल मेकअप मतलब उनके जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या, उसमें किया जाएगा, मेकअप कहने का मतलब है किस तरह से वहां पर उसके स्ट्रक्चर में क्या चेंजेस किए जा रहे हैं, कौन सा जोड़ा जा रहा है, कौन सा घटाया जा रहा है मॉलिक्यूल, तो वो उसके स्ट्रक्चर में क्या उसका मेकअप कहलाएगा। और उसके परिणाम स्वरूप होगा क्या, कुछ अमाइनो एसिड साइड चेन दूसरों की तुलना में प्रोटीन के सरफेस पर अधिक कम संवेदनशील अमाइनो एसिड वाले लोगों की तुलना में अधिक लंबा होना चाहिए। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, कुछ अमाइनो एसिड साइड चेन दूसरों की तुलना में प्रोटीन की सरफेस पर अधिक एक्सपोज्ड होते हैं, जिससे समय के साथ डैमेज होने का खतरा होता है, जिससे समय के साथ क्या होगा, डैमेज होने का खतरा बना रहेगा। प्रोटीन का हाफ लाइफ कम संवेदनशील अमाइनो एसिड वाले लोगों की तुलना में अधिक लंबा होना चाहिए। उसका हाफ लाइफ क्या होना चाहिए, थोड़ा लॉन्ग होना चाहिए, संवेदनशील अमाइनो एसिड्स की तुलना में। होना चाहिए, लंबा होना चाहिए। प्रोटीन जिनका गलत ट्रांसलेशन किया गया है, कुछ प्रोटीन्स हैं अगर उनका गलत ट्रांसलेशन किया गया है
या गलत तरीके से प्रोसीड किया गया, या ओल्ड स्टेज प्रोटीन का हाफ लाइफ कम संवेदनशील अमीनो एसिड से लंबा होना चाहिए। प्रोटीन जिनका गलत ट्रांसलेशन किया गया, कुछ प्रोटीन है मान लो कि उनका ट्रांसलेशन गलत हुआ है, या उसको गलत प्रोसेस के द्वारा उसको बनाया गया है, गलत तरीके से प्रोसीड किया गया है, या ओल्ड स्टेज से खराब हो गया है। ओल्ड स्टेज से खराब हो गए हैं, जो कि कोई मतलब जिसका ओल्ड एज हो गया है, जो बूढ़े लोग हो गए हैं, उसमें क्या हो गया, ट्रांसलेशन जो प्रोटीन है वो खराब हो गई है, तो उसको क्या किया जाएगा, यहाँ पर डिस्ट्रक्शन के लिए उसको टारगेट किया जाएगा। अगर सेल के अंदर कोई प्रोटीन है, उस प्रोटीन को हमें क्या करना है, डिग्रेडेट करना है। कौन सी प्रोटीन को करना होगा, अगर कोई प्रोटीन क्या होगी, गलत ट्रांसलेट हो गई होगी, उस प्रोटीन को करना होगा, या तो गलत तरीके से बनाई गई होगी, गलत तरीके से कोई प्रोसेस के द्वारा बनाई गई होगी, या फिर जो ओल्ड स्टेज के लोग हो जाते हैं उनकी प्रोटीन खराब हो जाती है, तो उनको क्या किया जाएगा, डिस्ट्रक्शन किया जाएगा, उसको नष्ट किया जाएगा। उसके लिए उस प्रोटीन को टारगेट किया जाएगा। क्या किया जाएगा, टारगेट किया जाएगा, प्रोटीन का टारगेट किया जाएगा और उस प्रोटीन को नष्ट किया जाएगा, उस प्रोटीन को नष्ट किया जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे उस प्रोटीन को नष्ट किया जाएगा। उस डिस्ट्रक्शन के लिए क्या होगा, यहाँ पर उन्हें उन प्रोटीन को टारगेट किया जाएगा कि ये प्रोटीन टारगेटेड है, इन प्रोटीन को हम लोग क्या करेंगे, सेल के अंदर डिस्ट्रक्शन करेंगे, उसको नष्ट कर देंगे। उसके बाद नष्ट कैसे करेंगे, कौन कराएगा इस प्रोसेस को, तो एक 76 अमाइनो एसिड पॉलीपेप्टाइड्स का यहाँ पर क्या है, एक चेन होती है, पॉलीपेप्टाइड्स की प्रोटीन होती है, 76 अमाइनो एसिड से मिलकर बनी होती है, जिसको बोलेंगे यूबीक्यूटिन, जिसका नाम है यूबीक्यूटिन। उसको क्या बोलेंगे, यूबीक्यूटिन, जो कि प्रोटीन डिस्ट्रक्शन के लिए, जो कि प्रोटीन डिस्ट्रक्शन के लिए प्रोटीन डिस्ट्रक्शन के लिए मार्क किया जाएगा। एक 76 अमाइनो एसिड पॉलीपेप्टाइड की चेन है, जिसको क्या बोलेंगे, यूबीक्यूटिन, जो कि प्रोटीन डिस्ट्रक्शन के लिए मार्क करता है। क्या करता है, प्रोटीन डिस्ट्रक्शन के लिए उस प्रोटीन को मार्क करेगा और कहाँ भेजेगा, प्रोटियोजोम में डिलीवर कर देगा। जो टारगेट प्रोटीन है जिसका डिस्ट्रक्शन किया जाएगा, उसको मार्क करेगा, प्रोटियोजोम में भेज देगा। ये क्या है, एक ह्यूज कॉम्प्लेक्स ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स। पॉलीपेप्टाइड्स का क्या है, कॉम्प्लेक्स है। अब ये किस तरह से उसको भेज रहा है, हम लोग क्या देखेंगे, इसकी प्रोसेस क्या है, किस तरह से यूबीक्यूटिन क्या कर रहा है, प्रोटीन का डिस्ट्रक्शन कर रहा है, उसकी क्या प्रोसेस है, तो हम लोग देखेंगे। सबसे पहले क्या होगा, यूबीक्यूटिन का एक्टिवेशन। सब फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, इनिशियल स्टेप में यूबीक्यूटिन का एक्टिवेशन होगा, क्योंकि पूरा प्रोसेस करा कौन रहा है, यूबीक्यूटिन प्रोटीन ही करा रही है, जो कि 76 अमाइनो एसिड से मिलकर बनी है। ये क्या कराएगी, यूबीक्यूटिन का एक्टिवेशन सबसे पहले होगा। और एक्टिवेशन कैसे होगा, एटीपी हाइड्रोलिसिस द्वारा। एटीपी हाइड्रोलिसिस द्वारा क्या होगा, इसका एक्टिवेशन किया जाएगा। यूबीक्यूटिन एक्टिवेटिंग एंजाइम के लिए यूबीक्यूटिन को बाइंडिंग को बना सकता है। जब एटीपी हाइड्रोलिसिस पर क्या होगा, एक यूबीक्यूटिन एक्टिवेटिंग एंजाइम आएगा, एंजाइम के लिए यूबीक्यूटिन के बाइंडिंग को बना सकता है। यूबीक्यूटिन का क्या करेगा, बाइंडिंग कराएगा। और सेकंड में क्या होगा, यूबीक्यूटिन एक्टिवेशन एंजाइम को फिर एक यूबीक्यूटिन कंजुगेटिंग एंजाइम द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है। कैसे हो रही है, क्या हो रहा है प्रोसेस, सबसे पहले यूबीक्यूटिन का एक्टिवेशन करा जाएगा। देखिए यहाँ पर ये क्या है, यूबीक्यूटिन, इसका एक्टिवेशन करा जा रहा है। कैसे, एटीपी हाइड्रोलिसिस द्वारा। एटीपी को तोड़ा गया यहाँ पर, एटीपी
इसका हाइड्रोलिसिस कराया गया और इसका एक्टिवेशन कराया गया है। और उसके बाद यूबीक्यूटिन एक्टिवेशन एंजाइम, एक्टिवेशन बनेगा और एंजाइम आएगा यूबीक्यूटिन कंजुगेटिंग एंजाइम, यहाँ पर आएगा लो ये वाला एंजाइम को फिर से एक यूबीक्यूटिन कंजुगेटिंग एंजाइम द्वारा रिप्लेस कर दिया जाएगा। यूबीक्यूटिन एक्टिवेटिंग एंजाइम जो इसको एक्टिवेट करा रहा है और उसको बाद में रिप्लेस कर दिया जाएगा किसके द्वारा, यूबीक्यूटिन कंजुगेटिंग एंजाइम के द्वारा। सबसे पहले यूबीक्यूटिन एक्टिवेटिंग एंजाइम है यहाँ पर फर्स्ट प्रोसेस में, और सेकेंड प्रोसेस में इसको रिप्लेस कर दिया जाएगा किसके द्वारा, यूबीक्यूटिन कंजुगेटिंग एंजाइम के द्वारा। सेकेंड प्रोसेस में इसको यहाँ पर रिप्लेस कर दिया जाएगा, दूसरा एंजाइम आ गया यहाँ पर, तो क्या कराएगा, रिप्लेस कर दिया जाएगा यूबीक्यूटिन कंजुगेटिंग एंजाइम को प्रोटीन द्वारा रिप्लेस किया जाएगा। अब ये जो यूबीक्यूटिन कंजुगेटिंग एंजाइम है इसको प्रोटीन के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाएगा। ये वाला एंजाइम, यहाँ पर एक प्रोटीन आ गई, ये वाली कौन सी प्रोटीन है, मान लो ये वाली वही टारगेट प्रोटीन है जिसको हमें सेल के अंदर नहीं रखना है, ये वो प्रोटीन है जिसका हमें सेल के अंदर डिस्ट्रक्शन कराना है, प्रोटीन टारगेटेड फॉर डिस्ट्रक्शन, इसका हमें डिस्ट्रक्शन कराना है। और इसको यहाँ पर ये वाली प्रोटीन आ जाएगी यूबीक्यूटिन कंजुगेटिंग एंजाइम को रिप्लेस कर देगी। यूबीक्यूटिन एंजाइम यहाँ पर लगा हुआ है और इसको हटा देगी यहाँ से, और यहाँ पर ये वाली प्रोटीन थर्ड प्रोसेस में आ जाएगी, ये वाली प्रोटीन इससे ऐड हो जाएगी, इससे बाइंड कर जाएगी, प्रोटीन द्वारा इसको क्या कर देगा, रिप्लेस कर दिया जाएगा, जो बाद में नष्ट हो जाती है। प्रोटीन को क्या कराएंगे हम लोग, नष्ट कराएंगे। उसके बाद कई और यूबीक्यूटिन इस कॉम्प्लेक्स से जुड़ते हैं, उसके बाद क्या होगा, कई और, अब यहाँ पर ये क्या हो गया, थर्ड प्रोसेस में यहाँ पर आके टारगेट प्रोटीन ऐड हो गई। अब इसके बाद चौथी प्रोसेस में क्या होगा, यहाँ पर और कई सारे यूबीक्यूटिन प्रोटीन, ये यूबीक्यूटिन प्रोटीन्स हैं, यहाँ पर आकर ये इस तरह से ऐड होगा, यूबीक्यूटिन प्रोटीन्स क्या होगा, यहाँ पर ऐड हो गए प्रोटियोजोम की, उसके कॉम्प्लेक्स क्या करेंगे, उसके बाद कई यूबीक्यूटिन इस कॉम्प्लेक्स से आकर जुड़ जाते हैं। ये जो कॉम्प्लेक्स बन गया है इससे आकर, जो कॉम्प्लेक्स बन गया है इससे बहुत सारी यूबीक्यूटिन आकर जुड़ जाएंगे, और इसके बाद प्रोटियोजोम की 90S कैप स्ट्रक्चर में एक पॉली यूबीक्यूनेटेड प्रोटीन से प्रोटीन प्राप्त करता है, क्या करता है, 90S कैप रीजन कहाँ पर पाया जा रहा है, प्रोटियोजोम में, ये प्रेजेंट है क्या, प्रोटियोजोम, ये वाला स्ट्रक्चर क्या है, प्रोटियोजोम। इसमें क्या होगा, ये वाली प्रोटीन यहाँ पर जाएगी, कहाँ पर जाएगी, 90S कैप, ये क्या है, 90S कैप, यहाँ पर जाएगी और क्या करेगी, 90S कैप स्ट्रक्चर में यूबीक्यूनेटेड प्रोटीन से प्रोटीन प्राप्त करता है, इससे क्या करेगा, प्रोटीन प्राप्त करेगा। पॉली यूबीक्यूनेटेड टारगेट प्रोटीन का प्रोटियोजोम के कैप स्ट्रक्चर में एक के लिए बाइंड होने के बाद डिसोसिएट हो जाते हैं, क्या होते हैं, जब टारगेट प्रोटीन अनफोल्ड होती है, यहाँ पर ये जो प्रोटीन है ये वाली टारगेट प्रोटीन है। प्रोटीन कैसी होती है, हाईली कॉइल्ड फॉर्म में होती है। हम लोगों ने जब प्रोटीन आप लोगों ने पढ़ी होगी तो आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रोटीन का टर्सरी स्ट्रक्चर, उसमें ये प्रोटीन क्या करती है, बहुत ज्यादा हाईली बाइंड होती है। अब इस यहाँ पर क्या होगा, इसका अनफोल्डिंग होगी, क्या करेगी, अनफोल्ड होंगी और यहाँ पर जाएगी अनफोल्ड होकर इस तरह से अनफोल्ड होगी। जब टारगेट प्रोटीन मतलब वही वाली प्रोटीन जिसको हमें क्या करना है, उसका डिस्ट्रक्शन कराना है, उसको डिग्रेडेट कराना है। टारगेट प्रोटीन क्या होगी, अनफोल्ड होगी। कैसे अनफोल्ड होगी, एटीपी हाइड्रोलिसिस द्वारा, एटीपी का हाइड्रोलिसिस होगा, उसको तोड़ा जाएगा और यहाँ पर प्रोटीन अनफोल्ड होती जाएगी और यूबीक्यूनेटेड लिबरेटेड हो जाते हैं। यूबीक्यूटिन क्या होंगे, मुक्त हो जाएंगे और रिसाइकल्ड हो जाएंगे। जो यूबीक्यूटिन लगे थे प्रोटीन में, यहाँ पर यूबीक्यूटिन का फंक्शन क्या हो रहा है, यूबीक्यूटिन क्या करा रहे हैं, यूबीक्यूटिन टारगेट प्रोटीन को मार्क करते हैं कि ये वाली प्रोटीन का हमें क्या कराना है, डिस्ट्रक्शन कराना है। तो उस प्रोटीन को लाएंगे अपने साथ और कहाँ लेकर जाएंगे, प्रोटियोजोम में। ये क्या करा, यूबीक्यूटिन प्रोटीन क्या करा रही है, इस प्रोटीन को लेकर आए और कहाँ लेकर गए, इस प्रोटियोजोम में।
ये क्या है? प्रोटियोजोम। प्रोटियोजोम के 90s कैप रीजन, 90s कैप में लेकर आए, यहाँ से प्रोटीन बनी, यहाँ से प्रोटीन गई, और इसका क्या हुआ? ये कराएगा प्रोटियोजोम इसका डिस्ट्रक्शन। ये वाली प्रोटीन यहाँ पर, ये प्रोटियोजोम, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? आगे हम लोग देख रहे हैं, यूबिक्यूटिन अगर यहाँ पर भेजने के बाद क्या हो जाएंगे? यूबिक्यूटिन ने क्या किया? प्रोटीन को जो लेकर आए थे, मार्क किया था, उसको यहाँ पर छोड़ देंगे और यूबिक्यूटिन प्रोटीन फ्री हो जाएंगे। ये वाले यूबिक्यूटिन जितने भी थे वो फ्री हो जाएंगे। तो क्या हो गया? फ्री हो गए। अब प्रोटीन को छोड़ दिए कहाँ है? प्रोटियोलेस के पास, प्रोटियोजोम के पास छोड़ दिए। उसके बाद जब 20s कोर प्रोटियोजोम अनफोल्डेड प्रोटीन प्राप्त करता है, उसके बाद ये क्या करेगा? 20s प्रोटियोजोम क्या करेगा? अनफोल्ड प्रोटीन को ले लेगा, अनफोल्ड प्रोटीन को प्राप्त करेगा प्रोटियोजोम कोर के अंदर। प्रोटियोजोम कोर है, ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है? प्रोटियोजोम कोर। ये वाला स्ट्रक्चर प्रोटियोजोम कोर है। इसके अंदर प्रोटियोलिटिक एंजाइम टारगेट प्रोटीन को छोटे पॉलीपेप्टाइड फ्रेगमेंट्स में ब्रेक डाउन कर देता है। क्या करेगा? इसने प्रोटीन को लिया, अनफोल्ड प्रोटीन को अपने अंदर ले लिया, और उस प्रोटीन को, उस टारगेट प्रोटीन को छोटे छोटे पॉलीपेप्टाइड फ्रेगमेंट में, प्रोटीन क्या है? प्रोटीन बनी हुई है पॉलीपेप्टाइड चेन से। हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रोटीन कैसे बनती है? पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर प्रोटीन बनती है। अनफोल्ड हो गई, उस पॉलीपेप्टाइड्स के क्या किए? बहुत सारे छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स कर दिए, उसको फ्रेगमेंट्स में ब्रेक डाउन कर दिया, तोड़ दिया। क्या कर दिया? ये प्रोटीन जो इसके अंदर गई, अनफोल्ड प्रोटीन, अब इसने क्या किया? इस प्रोटीन को छोटे 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 ये इस तरह पार्ट्स में क्या कर दिया? प्रोटीन को, प्रोटीन का ब्रेक डाउन कर दिया। प्रोटियोजोम के दूसरे एंड पर कैप कॉम्प्लेक्स से फ्रेगमेंट रिलीज होते हैं। प्रोटियोजोम के यहाँ पर ये जो इस एंड से क्या हुआ? प्रोटीन अंदर गई और दूसरे एंड से प्रोटीन बाहर आई। एकदम मशीनरी की तरह वर्क कर रहा है। किस तरह से? कि दूसरे एंड से क्या हुआ? कैप कॉम्प्लेक्स के फ्रेगमेंट्स दूसरे एंड से बाहर हुए, रिलीज हो गए, तथा साइटोप्लाज्म में फ्री अमीनो एसिड्स में ब्रेक डाउन हो गए। अब जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बने हैं, ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बने हैं पॉलीपेप्टाइड्स के, छोटे 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 छोटे, इनको साइटोप्लाज्म में फ्री अमीनो एसिड्स में, ये क्या है? अमीनो एसिड्स, फ्री अमीनो एसिड, साइटोप्लाज्म में फ्री अमीनो एसिड्स, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स किस फॉर्म में आ गए? फिर से वही क्या हो गया? अमीनो एसिड बन गए। अमीनो एसिड से बनी प्रोटीन, और प्रोटीन से बनी क्या? अमीनो एसिड। उनका डिग्रेडेशन किसने करा है? यूबिक्यूटिन प्रोटीन और प्रोटियोजोम ने। प्रोटियोजोम को लेकर कौन आएगा? टारगेट प्रोटीन, यूबिक्यूटिन। तो किस तरह से इन्होंने क्या कर दिया? लास्ट में हम लोग को अमीनो एसिड्स मिल गए। क्या हो गया? यहाँ पर फ्री अमीनो एसिड्स में ब्रेक डाउन हो जाता है। साइटोप्लाज्म में क्या होगा? फ्री अमीनो एसिड्स में ब्रेक डाउन हो जाते हैं। और हम लोगों ने जब ट्रांसलेशन पढ़ा था, तो वही हम लोगों ने क्या देखा था? कि साइटोप्लाज्म में फ्री अमीनो एसिड्स पड़े होते हैं। उन फ्री अमीनो एसिड्स को हम लोग उससे क्या करते हैं? ट्रांसलेशन की प्रोसेस करते हैं। ट्रांसलेशन में उन अमीनो एसिड्स को यूज कर लेते हैं, और जब प्रोटीन का डिग्रेडेशन होता है तो फ्री अमीनो एसिड्स कहाँ चले जाते हैं? साइटोप्लाज्म में चले जाते हैं। तो ये क्या हो गया? हमारा प्रोटीन का टर्नओवर हो गया। प्रोटीन टर्नओवर। और प्रोटीन की हाफ लाइफ क्या होती है? कि हम लोगों ने देखा किस तरह से प्रोटीन का यहाँ पर क्या हो गया? ब्रेक डाउन हो गया। एक सेल में प्रोटीन की, और ये इंपॉर्टेंट भी बहुत है। क्यों इंपॉर्टेंट है? एक ही प्रोटीन बनती रहेगी, उसका ब्रेकडाउन भी इंपॉर्टेंट है। ठीक से फंक्शन नहीं कर रहा है, इसीलिए उसका ब्रेकडाउन भी इंपॉर्टेंट है। जब सेल में प्रोटीन की कॉम्प्लिकेटेड चेन होती है, एक सेल में क्या होगा? प्रोटीन की कॉम्प्लिकेटेड चेन, जिसमें 600 अलग अलग यूबिक्यूटिन प्रोटीन इंक्लूड होते हैं, जिसमें 600 डिफरेंट टाइप के यूबिक्यूटिन प्रोटीन्स इंक्लूड होते हैं, जो सेम नंबर ऑफ जीन द्वारा इनकोड किए जाते हैं। जो क्या किए जाएंगे? सेम नंबर ऑफ जीन के द्वारा इनकोड किए जाएंगे। सेम नंबर ऑफ जीन के द्वारा इनकोड किए जाएंगे। के बाद है 26 प्रोटियोजोम में कॉम्प्लेक्स क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होने और यूकैरियोटिक स्मॉल राइबोसोमल 40s सब यूनिट से छोटा होने, और इसकी स्ट्रक्चर में किसी भी आरएनए की हेल्प के बिना
26 प्रोटियोजोम एक कॉम्प्लेक्स है जो कि कैसा होता है, लार्जेस्ट साइटोप्लाज्मिक पार्टिकल में से एक है, जो कि लार्जेस्ट साइटोप्लाज्मिक पार्टिकल्स में से एक है। बट ये आरएनए की हेल्प के बिना, आरएनए हेल्प के बिना ही इतना लार्जेस्ट होता है। तो हम लोगों ने देखा कि प्रोटीन का डिस्ट्रक्शन किस तरह से हो रहा है और प्रोटीन का रेगुलेशन यहाँ पर किस तरह से हुआ, किस तरह से यूबीक्यूटिन प्रोटीन ने अपना फंक्शन किया। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है बच्चों। आज के लिए इतना ही बस, धन्यवाद।